good evening everyone. This is your tutor Ritu and welcome to the first class of Way to Bio. पहले क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है वे टू बायो की, सबसे पहले हम थोड़ा सा लिटिल इंट्रोडक्शन दे देते हैं अपने बारे में। मेरा नाम ऋतु है और मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया। हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स लास्ट ईयर और अभी मैं एक CSIR एस्पायरेंट हूँ। अगर हम अपने चैनल के बारे में बात करें, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है तो हमें थोड़ा बहुत जानकारी इसके बारे में आपको देनी पड़ेगी। वे टू बायो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस और आपको नोट्स यहाँ पर मिलेंगे, एज वेल एज यहाँ पे आपको लाइव इंटरेक्शन का भी मौका मिलेगा। जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या हमारी क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा विद इन 24 आवर्स। और बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर्स, फिलहाल हमारा जो फोकस होगा वो बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर्स का ही होगा। और बाद में अगर हम लोगों को थोड़ा एक्सपोजर मिलता है, आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, तो फिर हम आगे जाके दूसरी क्लासेस के भी या फिर लाइक 10th से 10th तक के जो क्लासेस हैं उसके भी हम लोग नोट्स वगैरह यहाँ पे स्टडी कराएंगे। तो जो आज हमारा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी और एवोल्यूशन, जो कि क्लास 10th की टेक्स्ट बुक से लिया गया है। NCERT को फॉलो करके ही हम आगे बढ़ेंगे। और प्लीज मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा दिस इज माय फर्स्ट एवर वीडियो ऑन द यूट्यूब, मैं आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में पढ़ाऊंगी, इंग्लिश हिंदी दोनों, ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी समझने में आसानी हो। तो आई यूज बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आप लोग प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो, कोई भी वीडियो जो अपडेट हुई है उससे रिलेटेड। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर, जो है चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी और एवोल्यूशन। तो बेसिकली आज जो हम क्लास 10th का ये जो चैप्टर नंबर 9 है, हेरिडिटी और एवोल्यूशन, इसमें हम आज एक बेसिक आइडिया ही लेने वाले हैं इसके बारे में। लाइक आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो थोड़ा मेंडल के वर्क के बारे में हम जानेंगे, और बेसिक आइडिया से रिलेटेड जो जो चीजें इसमें इन्वॉल्व होने वाली हैं उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा कुछ प्रिपरेशन करी हुई है ऑलरेडी, और इसी पेज के थ्रू हम पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट वी आर गोना डिस्कस टुडे, व्हाट आर द टॉपिक्स ऑफ टुडेज लेसन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, हेरिडिटी, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल हिस्ट्री, मेंडल वर्क एक्सेट्रा, और एक दो टॉपिक्स जो आगे आएंगे। स्टार्ट करें फिर। ओके, लेट अस स्टार्ट विद रिप्रोडक्शन। पहले तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, हमारे पास दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अनदर वन इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इफ यू टॉक अबाउट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो हम इसका एग्जांपल बैक्टीरियम को लेकर चलते हैं। बैक्टीरिया डिवाइड करता है, ठीक है। बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है, दो बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है, उसमें आपस में उसने डिवीजन किया। तो यहाँ पे जैसे आपके NCERT की बुक में भी दिया हुआ है ये डायग्राम। तो एक बैक्टीरियम ने डिवाइड किया 2 में और 2 बैक्टीरियम ने डिवाइड किया 4 में। तो इस तरीके की अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने की जो एक प्रोसेस होती है, दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे कि बैक्टीरियम हमने एग्जाम्पल ले लिया। बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि हमें एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट मिलते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि ये जो इनके बच्चे हैं, ये जो इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो एग्जैक्ट कॉपीज हैं उनके उसके पेरेंट के, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बैक्टीरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो मतलब समझ में आया एसेक्सुअल का? एसेक्सुअल मतलब जहां पर जो बच्चे आएंगे, जो ऑफस्प्रिंग आएगा, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होंगे उनके पेरेंट्स के, ठीक है।
अब हमारा आता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। हम अपने में ही देखें, हम ऑफस्प्रिंग हैं अपने पेरेंट्स के, ठीक है, हमारे पेरेंट्स के हम ऑफस्प्रिंग है ना। तो so this is the sexual mode of reproduction where there is the involvement of two parents। यहाँ पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और इसको आप बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका एग्जाम्पल जो है वो ह्यूमन बींग्स है। हम रिप्रोडक्शन के बारे में इसलिए हल्का सा बता रहे हैं आपको क्योंकि आगे ये यूज होगा, क्योंकि इसी पे बेस्ड होगा वेरिएशन। अब देखिए, हमने रिप्रोडक्शन समझ लिया, रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं हम वेरिएशन की। अच्छा ठीक है, हम देखिए वेरिएशन क्या होता है। हम ऑफस्प्रिंग हैं अपने पेरेंट्स के। आपने देखा होगा आपके घर में भी भाई बहन होते हैं आपके, ठीक है। तो ऐसा है क्या कि वो एग्जैक्ट कॉपी हैं बिल्कुल आपके? ऐसा नहीं होता। हाँ, वो केस अलग हो जाता है, जैसे ट्विंस का केस है, वो चीज अलग हो गई। बट आपने देखा होगा जो कॉमनली एक जनरल वे में देखें तो हमारे भाई बहन हमारे तरह डिट्टो तो नहीं दिखते ना, बिल्कुल डिट्टो सेम तो नहीं दिखते ना, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिलते हैं। तो वही डिफरेंसेस को जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में दिखता है हमें, उसी को हम वेरिएशन बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। तो वेरिएशन क्या होता है? द डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज वेरिएशन। ठीक है, जैसे हमने बात करी, अभी हमने बोला कि इस बैक्टीरियम में यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? हमें यहाँ पे बहुत माइन्यूट सा वेरिएशन दिख रहा है। वेरिएशन दिखेगा बट क्या होगा? बहुत माइन्यूट सा वेरिएशन होगा। अब जो हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जो हमने ह्यूमन बींग्स की बात करी, वहां पे जो वेरिएशन होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलता है ना। तो ये चीज होती है कि वेरिएशन हमें ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। अब देखिए, कोई वेरिएशन हो गया और उस वेरिएशन की वजह से क्या होगा? कभी कभी बहुत सारे वेरिएशंस हो जाते हैं और कुछ वेरिएशंस हमारे सरवाइव करते हैं, कुछ वेरिएशंस हमारे सरवाइव नहीं करते हैं। ये चीज हम एवोल्यूशन में पढ़ते हैं, जो कि इसी चैप्टर का पार्ट है एवोल्यूशन। ये चीज हम उसमें पढ़ते हैं। अब जो कुछ वेरिएशंस होते हैं वो सरवाइव करते हैं, कुछ वेरिएशंस होते हैं जो सरवाइव नहीं करते। अब आप बोलोगे कि कौन से वेरिएशन भाई सरवाइव कर रहे हैं? वो वेरिएशन सरवाइव करते हैं जो नेचुरली सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, ये डार्विन की थ्योरी थी, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने ये बोला कि वही वेरिएशन सरवाइव करेंगे जो नेचुरली सेलेक्ट होंगे। भाई वही मतलब जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, फिटेस्ट, अगर वो वेरिएशन हमारे लिए अच्छे होते हैं, कभी वो वेरिएशन खराब होते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये चीज होती है कि नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस, की हमारी नेचर ने उस पर्टिकुलर वेरिएशन को कितना सेलेक्ट किया है, वो चीज होती है हमारा नेचुरल सिलेक्शन, जो कि हम आगे जो अभी चैप्टर के अंदर हम जाएंगे तो नेक्स्ट क्लासेस में, तो उसमें हम थोड़ा इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। सो अब आता है आपका हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी का मतलब है जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है, वो होती है हेरिडिटी। ठीक है, वो होता है हेरिडिटी। सो द ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। तो वो चीज क्या होती है? वो होती है हेरिडिटी। हमें अपने पूर्वजों से जो कैरेक्टर्स ऑब्टेन हुए हैं, वो होती है हेरिडिटी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, उसके बाद हमने पढ़ना है रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है? रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो हमारे मेंडल की अगर हम बात करें, मेंडल चाचा जो थे, उन्होंने बहुत ही अपना योगदान दिया है जेनेटिक्स में। और जेनेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अभी से शुरू हो रहा है, या और उसके बाद ये आपका हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो वहां पे भी जेनेटिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। और इसका बेसिस कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है हमारे मेंडल। ठीक है, और मेंडल का फुल नेम क्या है? मेंडल का फुल नेम क्या है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि मेंडल का फुल नेम अगर आप लोगों को पता है, टेक्स्ट बुक में आपकी है, उसे पढ़िए और मुझे कमेंट सेक्शन में मेंडल का फुल नेम बताइए। तो मेंडल ने कुछ इनहेरिटेंस के रूल्स दिए थे। ठीक है, मेंडल्स ने क्या किया? कुछ इनहेरिटेंस के रूल दिए।
बिफोर दिस थिंग हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपने जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने फादर से मिलते हैं, अपनी मदर से मिलते हैं। तो फादर और मदर का जो होता है वो इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है हमें कैरेक्टर्स देने में। ठीक है, तो एक कॉपी पर्टिकुलर फादर से मिलेगी, एक मदर से मिलेगी, तो हमें फादर और मदर का जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन रहता है हमें कैरेक्टर्स प्रोवाइड करने में। तो ये चीज होती है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कुछ इनहेरिटेंस के रूल बनाए थे मेंडल ने। सो बिफोर गोइंग विद द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस हमें एक थोड़ा सा हिस्ट्री पता होनी चाहिए मेंडल की। तो उन्होंने क्या क्या काम किया है मेंडल ने, उसका हिस्ट्री हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए मेंडल जो थे, मेंडल जी, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन ली थी मोनास्ट्री में। मोनेस्ट्री इज वी कैन से बिल्डिंग जहां पर मॉन्क्स वगैरह पढ़ते हैं, तो वहां पर उन्होंने मोनेस्ट्री में अपनी एजुकेशन ली थी। और उसके बाद फिर वो मैथमेटिक्स की स्टडी के लिए, साइंस की स्टडी के लिए फिर वो चले गए थे यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में। फिर क्या हुआ, बाद में जाकर वहां जाकर वो फेल हो गए। ठीक है, वहां जाकर वो फेल हो गए। तो अगर वो ये सोचते कि यार अब तो मैं फेल हो गया और अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो फिर आज हमें इतने फादर ऑफ जेनेटिक्स जो हैं, जिन्होंने जेनेटिक्स पे इतना बड़ा योगदान दिया, ऐसे तो हमें मिल ही नहीं पाते अगर वो ये सोचते। जैसा हम लोग भी सोचते हैं, हम अगर किसी टेस्ट में फेल हो गए तो हम सोचेंगे नहीं यार मेरे बस की नहीं है, और ऐसा है कि मैं नहीं कर सकता या कर सकती इस चीज को। तो बट ग्रेगर जोहान मेंडल ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने बोला कोई नहीं, मैं अपना, मेरे को ये सर्टिफिकेट नहीं मिला, ठीक है, तो मैं फेल हो गया, कोई बात नहीं, मैं वापस अपने मोनेस्ट्री में जा रहा हूँ, वापस उस चर्च में जा रहा हूँ जहां मैं रहता था, जहां मैंने पढ़ाई की थी। ठीक है, तो वो मोनेस्ट्री में चले गए। अब मोनेस्ट्री में जब वो गए तो उन्होंने वहां पर मटर उगाना शुरू कर दी। ठीक है, बात तो हंसने वाली है कि भैया वहां से यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से पढ़ के आ रहे हैं और आके वहां गार्डन में मटर उगा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सबकी बातों को छोड़कर उन्होंने अपने गार्डन में जो था वो मटर उगाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मटर जो पी प्लांट होता है उसका बोटानिकल नेम क्या होता है, तो वो चीज जो है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज द बोटानिकल नेम ऑफ पी। ठीक है, तो मेंडल ने यही चीज की, मेंडल ने मटर उगाना शुरू करी। मटर उगाना शुरू करने के बाद उन्होंने फिर बाद में कुछ ऐसे रिजल्ट्स दिए, और जो रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन साबित हुए और जिसकी वजह से उन्हें आज फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। उन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स की जो नॉलेज थी अपनी, दोनों को कंबाइन किया और बहुत अच्छे अच्छे हमें रिजल्ट प्रोवाइड किए। ठीक है, और उन्होंने फिर क्या था, फिर उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। तो मेंडल ने ही सारे इनहेरिटेंस के लॉज दिए थे, और वो लॉज क्या होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये थी हमारा मेंडल की हिस्ट्री। ठीक है, अब मेंडल ने काम क्या क्या किया, कैसे काम किया, तो मेंडल ने अपने काम के लिए किया क्या लिया, पी प्लांट लिया। और पी प्लांट का बॉटनिकल नेम आप मुझे बताने वाले हैं, कहां पर, कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। ठीक है, तो उन्होंने दे टुक 7 कैरेक्टर्स, मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स उठाए, 7 अलग अलग कैरेक्टर्स उठाए। टॉल ले लिया, शॉर्ट ले लिया, ठीक है, और पोड का कलर ले लिया, उन्होंने सीड का कलर ले लिया, उन्होंने फ्लावर का कलर ले लिया। तो अलग अलग ऐसे 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने उठाए। अब उन्होंने क्या काम किया, देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए मेंडल ने क्या काम किया। मेंडल ने 2 पेरेंट लिए। ठीक है, एक था पेरेंट P1, मान लेते हैं कि पेरेंट है, एक पापा एक मम्मी मान लीजिए, एक पापा जी ले लिए P1, मम्मी जी ले ली P2। ठीक है, इन्होंने लिया TT, मतलब ये जो एक मतलब टॉल प्लांट लिया। हमने क्या किया, मतलब मेंडल जी ने क्या किया, उन्होंने टॉल प्लांट लिया मटर का, और एक शॉर्ट प्लांट लिया मटर का। अब आप जो ये बोलते हैं कि ये टॉल प्लांट है, तो टॉल प्लांट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। कैपिटल टी से हम टॉल प्लांट को डिनोट कर रहे हैं। और टॉलनेस होती है वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब देखिए, डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होता है। डोमिनेंट का मतलब है कोई एक मोटा भारी भरकम आदमी है, ठीक है, और एक छोटा सा बेचारा पतलू सा आदमी है, तो फिर ठीक है, तो
एक मोटा भारी भरकम आदमी है और एक क्या है, बहुत ही पतलू सा बेचारा सुकड़ा सा ऐसे आदमी है। तो आप मुझे बताइए कि अगर फाइटिंग होगी तो कौन किसको मार कर गिराएगा? वो मोटा वाला पतलू को गिरा देगा, है ना? मोटा वाला, मोटू पतलू देखते होगे, तो वो मोटा वाला पतलू को जो है वो गिरा देगा। तो वो जो मोटा वाला है वो पतलू वाले पे हावी हो जाएगा, तो वो उस हावी को ही उन्होंने बोल दिया डोमिनेंट हो जाएगा भाई। तो इसीलिए वो जो टॉल वाला प्लांट था वो डोमिनेंट था, वो हावी हो रहा था। किस पे हावी हो रहा था, किस पे डोमिनेंट था? वो बेचारा था वो शॉर्ट वाला, जो छोटा छोटा ड्वार्फ वाला प्लांट था। ड्वार्फ मतलब शॉर्ट है, तो ड्वार्फ वाला जो प्लांट था, और इसको इन्होंने डिनोट किया स्मॉल टी से, स्मॉल टी से, क्योंकि वो छोटा था। उसके ऊपर हावी कौन हो रहा था? टॉल वाला। और स्मॉल टी, तो इसीलिए उसको उन्होंने बोला ये रेसेसिव है। रेसेसिव मतलब जो अपने ऊपर किसी और को हावी होने दे रहा है, और जो हावी कर रहा है वो कौन है? वो डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट रेसेसिव का फंडा समझ आ गया, ठीक है? उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया। डॉफ प्लांट या शॉर्ट प्लांट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो आप ये डॉफ बोल दीजिए या चाहे आप शॉर्ट बोल दीजिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने टॉल प्लांट लिया और शॉर्ट प्लांट लिया। फिर उन्होंने इनकी जो है क्रॉसिंग कराई। अब आप देखिए क्रॉसिंग कैसे कराई उन्होंने। एक प्यूनेट स्क्वायर बनाया। ये जो आप देख रहे हैं ये स्क्वायर, दिस इज अ प्यूनेट स्क्वायर, आप इसे बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर। प्यूनेट स्क्वायर बना दिया हमने भी, 4 इसके खाने बना दिए। ऊपर से यहाँ पे कैपिटल टी ये वाला इधर लिख दिया और ये वाला इधर लिख दिया। आप इसको इधर भी लिख सकते हो, इसको इधर भी, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी लिख दो। तो ये इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब आपको मल्टीप्लाई कराना है। देखो क्या करना है, इस कैपिटल टी की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी तो आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाले ने इन दोनों के साथ मल्टीपल कर ली। अब ये वाला करेगा इन दोनों के साथ, उसको भूल जाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये वाला करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस तरीके से क्या हो गया, इन्होंने पूरा क्रॉस का रिजल्ट बना दिया। अब जो ये आए हैं, जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, देखो 4 चारों बॉक्सेस में कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो इसका मतलब ये जो जनरेशन आई है, अब इस जनरेशन को आप बोलेंगे F1 प्रोजेनी। ये F1 प्रोजेनी है। ये जो प्रोजेनी आई है, ये जो बच्चे आए हैं, ये F1 प्रोजेनी है। और ये सारे क्या है, ये सारे टॉल ऑफ स्प्रिंग्स आए हैं। मतलब ये सारे क्या है, ये सारे लंबे हैं। ये सारे प्लांट्स क्या होंगे, तो आपको क्या दिखेंगे, ये लंबे प्लांट्स आ गए, है ना? और हमें कोई छोटी हाइट वाला प्लांट्स नहीं दिखेगा, यहाँ पे मीडियम हाइट के प्लांट हमें नहीं दिखेंगे। ऑल प्लांट्स इन द F1 प्रोजेनी वर टॉल, ठीक है? इसका मतलब डोमिनेंट वाला कैरेक्टर आपको दिखाई दे गया ना, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस हो गया, और सारे प्लांट्स जो थे वो टॉल थे। अब आप मुझे ये बताइए कि जो सारे प्लांट्स टॉल आए हैं F1 प्रोजेनी में, F1 जनरेशन में, क्या ये P1 की तरह टॉल है? जो ये टॉल प्लांट्स आए हैं, क्या ये P1 की तरह टॉल है? इस क्वेश्चन का आंसर हमें आगे मिलेगा, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर हमें आगे मिलेगा। इस वीडियो में बने रहिए तो आपको आंसर मिलेगा। अब देखिए, ठीक है, तो हमें क्या मिला था, हमें टॉल प्लांट्स मिले थे F1 जनरेशन में, और उसको डिनोट किया था कैपिटल टी स्मॉल टी से। अब जो हमने क्वेश्चन आपसे पीछे पूछा था, इसका आंसर मेंडल जी ने कैसे दिया था? मेंडल जी ने सेल्फ पॉलिनेशन करा के दिया था। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब है कि आपके पास जो F1 वाले टॉल प्लांट आए थे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, उन्होंने दोनों, मतलब यहाँ पे भी पापा भी कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया और मम्मी भी कैपिटल टी स्मॉल टी ले ली, और दोनों में क्रॉसिंग करा दी, ठीक है? तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ही यही हुआ कि जहां पर जो हमारी F1 प्रोजेनी आई थी, उसको उसके साथ ही पॉलिनेट करा दिया, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया उसमें, ठीक है? तो अब क्या हुआ, वही जैसे हमने प्यूनेट स्क्वायर बनाया था, यहाँ पे भी हम प्यूनेट स्क्वायर बना देते हैं। ये कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ रख दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ रख दिया। अब आ जाइए, अब फिर आप करिए, देखिए पहले इसको भूल जाओ, इसको देखो, कैपिटल टी, फिर इसको करेंगे इसके साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये ले लो, उसको भूल जाओ, ये
ये आ जाएगा स्मॉल टी कैपिटल टी, तो ये आ गया स्मॉल टी कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी, तो ये आ गया स्मॉल टी। ठीक है, ये सारे आ गए। अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक ये सेम है, ये है एक, और ये दो एक जैसे और ये एक जैसा। अब जो ये कैपिटल टी आया है, ये जो जनरेशन आई है ये बेटा F2 जनरेशन आई है। और जो ये कैपिटल टी वाला है दिस इज टॉल। अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी को देखेंगे ये भी टॉल है, और स्मॉल टी को देखेंगे तो ये डॉफ है बेचारा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमें दो रेशियो मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है हमें दो रेशियो मिलेंगे, एक मिलेगा हमें फिनोटिपिक रेशियो, एक मिलेगा हमें जीनोटिपिक रेशियो। देखो फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, वो रेशियो जो हम इस प्रोजेनी को देखकर, सिर्फ देखकर ही बता देंगे, सिर्फ बाहरी उसके अपीयरेंस से, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से देख के जो हम बताएंगे दैट विल बी फिनोटिपिक रेशियो। जैसे अगर हम इसका अभी हम बताते हैं फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। पहले जीनोटिपिक रेशियो वो होता है जो डिपेंड करता है उसके जीनोटाइप में, ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप में। ठीक है, अब देखो, अब हम अगर इसका फिनोटिपिक रेशियो देखें, फिनोटिपिक रेशियो मतलब जो हमें बाहर से दिखाई देगा, जो अपीयरेंस होगा इनका, तो आपको पता है ये तो टॉल प्लांट होंगे क्योंकि इसमें दोनों कैपिटल टी है, डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। ये जो होंगे ये आपको पता है ये डॉफ होंगे, और ये जो होंगे, अब आप ये जो हमारा F1 में हमें मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या था, ये भी टॉल थे। इसका मतलब ये तीनों टॉल हो गए, और ये कैसा होगा बेचारा, डॉफ हो गया। तो ये तीन कौन है, 1 2 3, तो मतलब जो इसका फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो आएगा 3:1। तो 3 किसके लिए, 3 इन तीनों के लिए 3, और 1 किसके लिए, इसके लिए। तो फिनोटिपिक रेशियो विल बी 3:1। उसके बाद अब हम बात करते हैं जीनोटिपिक रेशियो, मतलब उसमें कौन से जीन्स हैं। अगर आप वैसे देखिए, अगर आप भूल जाइए कि ये बड़ा है या छोटा है, अगर आप इसको जस्ट ऐसे देखो, जीन्स के अकॉर्डिंग देखो, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, ये एक मिल गया, ये एक मिल गया, और ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो इसका जो जीनोटिपिक रेशियो आएगा, ये एक इसलिए 1, ये दोनों एक जैसे इसलिए 2, और ये अकेला तो 1। तो इसका जो जीनोटिपिक रेशियो आएगा वो 1:2:1 आएगा। तो जीनोटिपिक रेशियो डिपेंड्स ऑन द जीन्स विच आर कैरीड बाय द ऑफस्प्रिंग, और फिनोटिपिक रेशियो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसके फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर। फिनोटिपिक रेशियो तो हमें पता चल रहा था कि हाँ भाई ये तीनों टॉल है तो तीनों टॉल ही ना, है तो तीनों टॉल ही, बट हम जीन्स के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो जीन्स के अकॉर्डिंग लेंगे तो इसका जो रेशियो है वो बदल जाता है, 1:2:1, 1:2:1 हो जाएगा। अब जो हमने ये क्रॉस, देखो बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जहां पे हम एक कैरेक्टर को लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर टॉलनेस के कैरेक्टर को लिया है ना, हमने यहाँ पर सिर्फ टॉलनेस की बात की है, हाइट की बात की है। हमने किसको लिया है, सॉरी नॉट टॉलनेस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नॉट टॉलनेस, यहाँ पे हमने हाइट का कैरेक्टर लिया। तो हमने सिर्फ किसका कैरेक्टर लिया, एक ही कैरेक्टर लिया, एंड दैट इज ऑफ हाइट। तो हमने एक कैरेक्टर लिया है, तो हाइट का कैरेक्टर, तो उसी क्रॉस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज दैट क्रॉस इन विच वी टेक अ सिंगल कैरेक्टर एट आ टाइम। हम जहां पे सिंगल कैरेक्टर, एक बार में एक कैरेक्टर लेते हैं, तो वो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, वो कौन सा क्रॉस होता है, वो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो यही चीज का आंसर जो हम आपसे पहले पूछ रहे थे जब हमने F1 जनरेशन को कराया था, तो यही आंसर जो मैंने पूछा था कि जो F1 में टॉल प्लांट्स आए नहीं आए, तो वो F1 में टॉल प्लांट्स जो थे एक्चुअली क्या हुआ था F1 में, क्योंकि हमने बात करी है कि दोनों कैरेक्टर्स आते हैं, दोनों पेरेंट्स से आते हैं, इसीलिए जो ट्रेट्स थी, दोनों ट्रेड्स जो अपनी टॉलनेस और शॉर्टनेस की जो ट्रेड्स थी, वो दोनों ही ट्रेड्स इनहेरिट हुई थी F1 में, बट सिर्फ टॉलनेस ही एक्सप्रेस हुआ था, है ना। F1 में सिर्फ टॉलनेस ही एक्सप्रेस हुआ था, रेसेसिव जो था वो छुप गया था।
रेसेसिव क्या था, रेसेसिव छुप गया था और सिर्फ कौन एक्सप्रेस हुआ, सिर्फ टॉलनेस ही एक्सप्रेस हुआ। आए तो दोनों थे बट एक छुप गया और एक एक्सप्रेस हो गया। इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला था मेंडल जी ने। मेंडल जी ने बोला था जो एक्सप्रेस हुआ वो कौन था, वो डोमिनेंट था, जो छुप गया वो कौन था, वो रिसेसिव था। तो डोमिनेंस वाला जो कैरेक्टर था वो F1 में एक्सप्रेस हो गया एंड दिस स्टेट्स द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये चीज था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, तो जो नेक्स्ट हमारी लेटर क्लासेस होंगी उसमें हम लोग सो हमारी जो लेटर क्लासेस होंगी हम उसमें इस क्रॉस के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो पेज नंबर 145 पे आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो स्टे ट्यून्ड और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।